दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आतिशी ने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर आई है। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा, अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। ये राम राज्य की परिकल्पना है, उल्टा था। केजरीवाल सरकार ने इसे बदला है। आज मजदूरों के बच्चे भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। आतिशी ने कहा कि इस सदन में मौजूद सभी लोग भगवान राम से प्रेरित हैं। हम पिछले 9 साल से राम राज्य का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आतिशी ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने पुरानी चीजों को बदल दिया है। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बताया जा रहा है कि 2121 बच्चों ने JEE और नीट के एग्जाम पास किए हैं। शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 2015 में हमने शिक्षा बजट को दुगना कर दिया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे आलोक जी का। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी आलोक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, इस बजट को आप लोकसभा के चुनाव से जोड़ सकती हैं। जैसा कि आपने देखा था कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए जो घोषणा की थी उससे उसको लाभ मिला था, और उसी का आपने उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा था कि शिवराज पाटिल जी ने लाडली बहना को शुरू किया था। बिल्कुल उसी मॉडल पे इसको आपके अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1,000 रुपए महीने की जो व्यवस्था की है। हमें लगता है बहुत ही जल्दी दे भी देंगे, क्योंकि मई में आम इलेक्शन होने हैं। अप्रैल और मई के बीच में आम इलेक्शन होंगे और उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आरंभ अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी ने रेवड़ी बांटने का किया था, और इसको फॉलो करते हुए जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस और बीजेपी ने भी उसको फॉलो किया। लेकिन आज हमको लग रहा है कि लोग पार्टीज को ये पता चल गया कि जो 50% वोट है, जो महिला वोट है, उनको साधना ही सबसे बड़ी बात हो गई है। और ऐसे में ये जो योजना आई है 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए देने की, जिसका अच्छा प्रावधान किया हुआ है, हमें उम्मीद है कि ये जो है 7 सीटों पे दिल्ली के में असर दिखाएगी। साथ ही में आपने कहा शिक्षा के लिए, शिक्षा का भी बजट 6,000 करोड़ से बढ़ के जो है 12,000 करोड़ पहुंचा है। छोटा सा प्रांत है, 1200 कॉलेजेस हैं, बजट दुगना होगा, जाहिर सी बात देखने को मिलेगी आपको। और काफी चीजें जो कहा जा रहा है कि नीट में बच्चे निकले हैं और JEE में निकले हैं, हमने खुद देखा है कि काफी काम हो रहा है शिक्षा जगत में दिल्ली में। साथ ही में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, उसमें भी काफी करप्शन उजागर हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अच्छा बजट है। उम्मीद है कि इस बजट का उनको आम आदमी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में फायदा लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आलोक जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना सबसे कारगर साबित हुई। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो महतारी वंदना योजना वो कारगर साबित हुई। अब दिल्ली में भी महिलाओं पर फोकस नजर आ रहा है। क्या लगता है जिस तरह से ये योजना यहाँ पर लेके आ रही है सरकार, इस पर लोकसभा चुनाव का कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा MP में लाडली बहना योजना लागू हुई थी और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला। तो क्या इससे प्रेरित होकर सरकार ये योजना यहाँ पर लेकर आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो रेवड़ी बांटने की योजना थी कि पानी माफ और बिजली हाफ, उसी से प्रेरित होके एक नया फार्मूला निकाला था, काट निकाला था जिसको कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्टियों ने, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का। और मध्य प्रदेश में जिस तरह लाडली बहना पे 1,500 रुपए प्रति माह मिले हैं, उसका असर आपने देखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से आपको दिखाई पड़ी। यही आप वहां पे भी झारखंड में भी देखा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रेरणा से जो है अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को साधा। हालांकि इन्होंने 1,000 रुपए देने की बात की और प्रांतों में 1,500 रुपए मिल रहा है, लेकिन इसका असर आप देखिएगा लोकसभा में हम लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल आलोक जी, दूसरी ओर अगर बात करें तो सदन में मौजूद सभी लोग कहीं ना कहीं भगवान राम से प्रेरित है। कहीं ना कहीं राम राज्य का सपना दिल्ली में भी पूरा होता हुआ क्या नजर आ रहा है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही चतुर राजनीति है। वो शुरू में तो वो कहने लगे कि उनकी नानी ने सपना देखा कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए बत्ती तोड़ के, लेकिन फिर आपने देखा कि पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने आए। उनको मालूम है कि बहुसंख्यक को अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो रामराज का देखा है, जिस तरीके से रामलला का नाम लेने में पिछले 10 सालों से परहेज करते थे, लेकिन इस प्रकार इस समय आपको आम लोकसभा के चुनाव है, उसमें आप देख रहे हैं परिवार समेत आ रहे हैं और आपको हर जगह रामराज की ही परिकल्पना करते हुए उनको दिखाई पड़ेगा। और उनको मालूम है कि किस तरह से दिल्ली के वोटरों को अपनी तरफ खींचना है और इस मामले में वो काफी चतुर है। हमें उम्मीद है कि राम के नाम पे और महिलाओं के नाम पे इस बार चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है कि 7 सीट में कहीं ना कहीं उनको सफलता मिले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा पर फोकस दिल्ली सरकार का नजर आ रहा है, राम राज्य पर भी यहाँ पर सीधी नजर दिल्ली सरकार की नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई और इसके साथ ही आज मीटिंग की बात करें तो कई अहम प्रस्तावों पर इस मीटिंग में मोहर लगी है, जिसमें तय हुआ है कि प्रदेश के हर ऐसे जिले जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां इन्हें पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। काम जो है वो प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। प्राइवेट एजेंसी 25% बेड इस्तेमाल कर सकेगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि आगे से ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इस बात सभी अयोध्या दर्शन के लिए भी रवाना हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा। हमारी सरकार अयोध्या धाम में मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करने और हमारे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध कराकर धर्मशालाएं बनवाने का भी प्रयास करती हुई नजर आएगी। भारत शासन के नगरीय विकास मंत्रालय ने 100 स्मार्ट सिटी की योजना 2018 में प्रारंभ की थी। 1.0 उस योजना का नाम था। उसके अंतर्गत देश की 100 स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनको बहुत अच्छे शहर बनाए जाएं। उन 100 स्मार्ट सिटी में से एक बार फिर से एक नई योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है। 2.0 स्मार्ट सिटी योजना नाम है उसका। उसके अंतर्गत इन 100 में से ही 18 सिटी का चयन किया जाएगा और उनको लगभग 135 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वो विशेषकर काम करेंगे हरियाली के लिए और पर्यावरण के लिए, और इसलिए 100 में से 18 सिटी का चयन होगा। लगभग हमारी 2 या 3 सिटी आना चाहिए उसमें लगभग जो भी सिटी का चयन होगा उसको लगभग 135 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की समिति ने उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। अभी 12-1 बजे दिल्ली में माननीय मंत्री जी कौन सी सिटी आएगी इसकी घोषणा करने वाले हैं। सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री 22 जनवरी को जिन्होंने अपने उपस्थिति से एक नया रिकॉर्ड बना, खास करके जब से वो प्रधानमंत्री बने जीवन के सब क्षेत्रों में सुशासन के लिए वो जाने जाते हैं, विकास के लिए भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़े और ऐसे विषय जो कई सालों से उलझे पड़े सारे विषयों का निराकरण करने की दिशा में जो कदम उठाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री ने जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका दिया भगवान की दया से, ये 500 साल पुराने एक उलझे मसले का निराकरण था। हम सबकी इच्छा थी कि हम सब कैबिनेट में वहाँ जाए, तो आज की कैबिनेट हमने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए अपना अनिवार्य एजेंडा को निपटाया। उसके बाद हमारे साथ रानी शर्मा जी आज हमसे विदा करने के लिए आए हैं और हम सब मिलकर के आज भोपाल से सीधे अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव बन चुके हैं। सत्यम, श्री राम को कैबिनेट समर्पित करते हुए क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं आज?
बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट बैठक शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मोहन यादव ने की। उसकी वृद्धि कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री है उन्होंने की। इस बैठक के दौरान कई बड़े फैसले हुए। पहले तो बात ये हुई कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए कैबिनेट मंत्री और सीएम मोहन यादव गए हैं, उसको श्री राम भगवान के लिए समर्पित की गई है, अयोध्या के लिए समर्पित की गई है ये बैठक। और इसमें देखिए बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला जो पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में जो तैयार होगा, जहां जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज नहीं है तो सभी जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है, उसमें पीपीपी मॉडल का ये मुहिम चलाई जाएगी। इसके साथ ही देखिए जो ये काम दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को काम दिया जाएगा, और इसके लिए जो 75% जो बेड रहेंगे वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए सुरक्षित किए गए, आरक्षित किए गए, उसमें गरीब इलाज करा पाएंगे। 25% बेड जो है वो प्राइवेट के लिए दिए गए हैं, जिसमें जो भी आना चाहे, जो प्राइवेट पैसे दे करके या प्राइवेट इलाज कराना चाहे वो करा सकता है। चलिए ठीक है, वापस शुरू करेंगे सहयोगी का। तो देखिए यहाँ पर आज कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया गया है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है, साथ ही साथ पीपीपी मोड पर अब अपग्रेड होंगे। तो मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल को बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। 75% गरीबों को यहाँ पर बेड जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो बड़ा आज निर्णय यहाँ पर कैबिनेट बैठक में लिया गया है। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण फैसले आज इस कैबिनेट में लिए गए हैं। तो प्राइवेट एजेंसी 25% बेड इस्तेमाल कर सकेगी और वहीं पर 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। बैठक में यह भी तय हुआ है कि आगे से ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, लगातार सहयोगी सत्यम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, रुक करेंगे। सत्यम, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो आज फैसले लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को देखते ही यही फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में वैसे भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और कैबिनेट बैठक में जो सचिव के पद होते हैं उनके जो परिवार हैं, अगर उनकी असामयिक मृत्यु होती है तो उनको उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और किसी भी जिले के बाहर भी इनकी जो पदस्थापना है, ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए कि कई बड़े अहम फैसले और भी लिए गए हैं, जिसमें 2000 प्रोफेसर के पीएचडी करने के लिए पद आवंटित किए गए हैं। पुल पूर्व बनाने की योग्यता भी बन जाएगी इसमें। सिंचाई की भी बात कर रहे हैं तो सिंचाई विभाग के लिए, किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीडब्ल्यू विभाग की पुरानी योजना के काम जो थे उनके लिए 2000 से ज्यादा का बजट अलॉट किया जाएगा, जिसमें से गांवों को इसमें लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो किसान परेशान होते हैं सिंचाई को लेकर, उनको इसके लिए फायदा मिलेगा। डायल 100 की जो संचालन कंपनी है उनका अब कार्यकाल खत्म हो रहा था, जो टेंडर था वो खत्म हो रहा था, उनके 6 महीने के लिए टेंडर वापस से बढ़ा दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों की बात करें तो जो मंगेली बरेला बाईपास और जबलपुर की बात करें हम, जहां पर लगभग 485 करोड़ रुपए के जो परीक्षा जो भवन होता है उसकी प्रशिक्षण भवन के लिए जो पैसे 485 करोड़ रुपए वो अलॉट किए जाएंगे। और उज्जैन और जावरा के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 5000 करोड़ का बजट लिया गया है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी को लेकर योजना चल रही थी, कई शहरों में योजना चल रही थी, तो अब स्मार्ट सिटी योजना 2.0 चलेगी और 2.0 में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 15 शहर आएंगे। कुल देश की बात करें तो 100 शहरों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें से 15 शहर जो है वो मध्य प्रदेश के इसके लिए अलॉट किए गए, मतलब निश्चित तय किया गया कि इसमें होगा। इसके साथ साथ ही और भी कई फैसले हुए हैं। जबलपुर, रीवा और अन्य जिलों में जो रीजनल इंडस्ट्रियल मीट होती है वो होगी। जो भगवानों के लिए जो कलाकृति बनती है उसको कुटीर उद्योग से जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट की बात और जो सामान्य जनता से जुड़ी बातें हैं उनके हित के फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई थी, जो अयोध्या के लिए समर्पित थी। बिल्कुल सत्यम, कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं विकास जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको, सीएम मोहन यादव की आज कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी आज मुहर लगी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे दल
दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी की तर्ज पर सपा ने भी मिशन डिमोलिशन शुरू किया है। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीजेपी बसपा के करीब 100 से ज्यादा नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा है। अजय मिश्रा टैनी को टिकट देने पर अखिलेश ने कहा, जनता को समझना चाहिए कि बीजेपी कैसी सरकार है। सब हारने वाले चेहरों को टिकट दिया गया है। सीबीआई के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि कोई भी एजेंसी हो उसको सहयोग करेंगे। हम समाजवादी पार्टी को लोग अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। चुनाव पीडीए की ही तय करेंगे। 80 यूपी, 40 बिहार बीजेपी रहेगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग टिकट छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ पेपर लीक होने से बीजेपी के करीब सपा 2 लाख वोट लीक हो चुके हैं। श्री रुश्दी मियां, सबसे पहले मैं शिव कुमार बेरिया जी, जो कुछ दिनों के लिए राजनीति में अवकाश पर थे, समाजवादियों से थोड़ी दूरी बना ली थी क्योंकि वो समाजवादी थे, इसलिए दोबारा समाजवादी पार्टी में आ गए। मैं उनका, उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह रुश्दी मियां साहब, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही सहयोगी साथी, जो किसी कारण हमसे दूर हो गए थे, उन कारणों को दूर कर दिया है। रुश्दी मियां भाई अब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। उनके साथ तमाम सहयोगी साथी, उनका भी। अतर खां साहब, राम मिलन भारती जी, अंकित शर्मा जी, जो बहुत दूर से चल कर के आए मेरठ से, और इनके साथ बहुत जिम्मेदार लोग, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, उस संघर्ष में हमारा सहयोग करेंगे अपने तमाम सहयोगी और साथियों के साथ। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है, कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई, तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी, जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? तो देखिए, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और अनूप मिश्रा का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, यहाँ पर जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं दल बदल का दौर शुरू हो गया है। खबर सामने आई है कि 100 से ज्यादा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामा है। ऐसे में क्या लगता है, संगठन और मजबूत होगा? देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड चल रहा था। आपको बता दें कि जब यहां पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन कोई न कोई ज्वाइन हो रहा था। इसके साथ साथ वो लगातार जो परिपाटी चली आ रही थी, वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने अपना ली है। समाजवादी पार्टी भी लगातार इस वक्त किसी न किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव की मौजूदगी में या प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल की मौजूदगी में जो है भारत समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसमें जो है बड़े नेता हो गए, छोटे नेता हो गए, मंझोले नेता होते, सभी ज्वाइन किए हैं। कुछ ब्राह्मण समाज से लोग हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ही नक्शे कदम पर समाजवादी पार्टी चल रही है, और समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने यहाँ जो है नेताओं को ज्वाइन कराने का जो काम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं उसको लगता है कि 2024 में उसकी नैया पार उसके द्वारा हो जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पर भी निशाना साधा। अभी हमने सुना अखिलेश यादव ने कहा कि सब हारने वाले चेहरों को टिकट दिया गया है।
अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसको देखते हुए? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से जिन लोगों को टिकट दिया गया है उनमें से कई लोगों को ये डर सता रहा है कि हम वहां पे अपनी सीट हार जाएंगे, इसलिए वो स्वयं ही जो है उस सीट को छोड़ रहे हैं। तो एक जो भागम भाग मची हुई भारतीय जनता पार्टी में उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है। हालांकि हम अगर समाजवादी पार्टी में काजल ज्वाइन करने वालों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कुछ नाम मैं आपको बता दूं, जैसे पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया है, राम मिलन भारती है जो मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा के सिद्धार्थनगर से रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित अंकित शर्मा हो गए जो मेरठ से जो है भारत आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ में रुश्दी मियां एक बड़ा नाम है जो बसपा छोड़ करके आए हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। इसमें कई बड़े नेताओं के द्वारा लोग ज्वाइन किए गए हैं, जैसे पंडित शर्मा जो हैं वो पवन पांडे के जो है द्वारा ज्वाइन किए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं उसी फार्मूले पे आ गई है, जो फार्मूला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चालू कर रखा है कि अपने यहाँ लगातार जो भी असंतुष्ट नेता होते हैं, अक्सर करके काजल आपने देखा होगा कि जैसे दूसरे दलों में उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने को चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कहीं न कहीं वो दूसरे दलों में जगह निकालते हैं। तो आज जिन जिन लोगों को कह सकते हैं कि बसपा में जगह नहीं मिल पाई या भाजपा में जगह नहीं मिल पाई उनके मन मुनाफिक, तो वो जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आपको अभी लगातार देखने को मिलेगा। ये बसपा में भी देखने को मिलेगा, ये सपा में भी देखने को मिलेगा, ये भाजपा में देखने को मिलेगा। भाजपा में तो कह सकते हैं प्रतिदिन किसी न किसी की ज्वाइनिंग हो रही, क्योंकि वो सत्ता पक्ष है। इसीलिए मैं कुछ बातें और आपको बताता चलूं कि जो आज अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो उन्होंने उसके पत्रकारों के एक सवाल पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या मोहन यादव जो एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका कुछ प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है? वो क्या जो मनीष यादव जो यादव सम्मेलन यादव महाकुंभ चल रहा है, तो उन्होंने एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो प्यारे मोहन हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो वजीर हैं उनके प्यादों को मात दे देंगे। तो इस तरीके से जो है वाद प्रतिवाद भी कहीं न कहीं अब नजर आता जा रहा है। आपको ये आगे चल के चुनाव में, रैलियों में इसका स्तर आपको और दिखेगा, गिरता हुआ दिखेगा। लोग व्यक्तिगत कटाक्षों पे जाएंगे, लोगों के परिवार पे जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगी। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लगभग करके प्रतिदिन किसी न किसी की ज्वाइनिंग हो रही है। जो अन्य दलों से जो असंतुष्ट नेता हैं वो आ रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। अब कितने नेताओं को भला हो पाएगा, कितने नेताओं का टिकट मिल पाएगा, ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। आपको टिकट कटने की बात पे हम आपको स्पष्ट करें कि जो भारतीय जनता पार्टी के आसनगोल सीट से जो पवन सिंह को टिकट मिला था, जो भोजपुरी गायक हैं, उन्होंने अपना टिकट वापस किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने कुछ ऐसे गाने जो है बंगालियों पे गा दिए थे जिसका विरोध हो रहा था। इसके बाद आपको बता दें, दिल्ली से गौतम गंभीर, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि क्रिकेट की व्यस्तता के कारण हम उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं। बाकी ऐसा कोई अभी नाम नहीं आया है जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट वापस किया हो। चलिए ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दल बदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आज सोमवार को धामी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिली है। चर्चा के बाद उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस एक्ट के बनने से दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया जा रहा है। दंगे आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इससे पहले 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी। वहीं न्याय विभाग के तहत 4 जनपदों में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत इससे पहले से कमेटी गठित की है और यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सतीश का रुख करेंगे। हमारे साथ देहरादून से सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, सबसे पहले अहम फैसले जानना चाहेंगे, आज के जो कैबिनेट में लिए गए हैं वो अहम फैसले क्या हैं, उसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है जो आज फैसले लिए गए हैं? देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट में धामी सरकार ने 8 फैसले लिए हैं। 8 बिंदुओं पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य बिंदु रहा ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पे, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना हुई थी, हल्द्वानी की घटना को देखते हुए, वहां की घटना को सबक सीखते हुए धामी सरकार ने एक इतना बड़ा मुख्य फैसला लिया है कि जो आज की डेट में प्रदर्शनकारी होंगे या कोई अन्य लोग जिस तरीके से भी कोई इस तरीके से करते हैं, जुलूस लेके चलते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, जैसे पहले ये था कहीं किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाता था, कहीं किसी बस को तोड़ लिया, किसी स्कूल को तोड़ लिया, किसी सरकारी इमारत को तोड़ दिया। धामी सरकार ने हल्द्वानी की घटना को लेकर जो करोड़ों का नुकसान हुआ जो उत्तराखंड सरकार का, उसमें जो जिसके लिए कि धामी सरकार काफी आलोचनाओं में रही, उसको देखते हुए धामी सरकार ने एक एक्ट बनाया है जो कि राजभवन भेजा जाएगा, उसको मंजूरी मिलेगी। वो मुख्य बिंदु रहा। मुख्य बिंदु यह है कि जिसमें जो भी इस तरीके की घटना में शामिल होंगे, जो भी चिन्हित किए जाएंगे, उनसे ये राजस्व विभाग की जो संपत्ति का जो नुकसान होगा उसकी वसूली की जाएगी। और वहीं रही बात लोकसभा चुनाव के लिए उनकी, तो धामी सरकार ने काफी वो करा है कि जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सबसे बड़ी बात यह है कि धामी सरकार ने जो इस समय वो करा, वो 1 लाख की जगह 1.5 लाख, प्रधानमंत्री आवास में 1 लाख रुपए जो मिलता था वो 1.5 लाख किया, क्योंकि जो लोग लगातार इस पे कहते थे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 3 कैंडिडेटों का नाम, प्रत्याशियों का नाम या उत्तराखंड में बता दिया गया, लेकिन उसको देखते हुए धामी सरकार ने चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ पर कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई और कहीं ना कहीं ये चर्चा, ये निर्णय, ये फैसले काफी महत्वपूर्ण रखते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।